अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने 1956 के आइन पर डिस्कस की। आज हम जिस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 1962 का आइन और आइनी इस्लाहात। जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान के दौरे हुकूमत के अहम इक़दामात और इस्लाहात में से एक मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस था। एक फैमिली के लिए, एक ख़ानदान के लिए उन्होंने एक कानून बनाया। उसे 1961 में आर्डिनेंस के शक्ल में जारी किया गया। इसके जो चीदा नुकात दर्ज झेल हैं। पहला क्या था कि मतलब है कि क्या ऐसी इस्लाहात की गई। पहला था शादी का अंदराज यूनियन कौंसल में ज़रूरी करार दिया गया। यूनियन कौंसल, जो हमारी यूनियन कौंसल होती है, हमारी जो है ना एक विलेज कौंसल होती है जिस गांव में हम रहते हैं, एक यूनियन कौंसल होती है जिस इलाके के साथ हम वाबस्ता होते हैं। और अक्सर औकात इस तरह किया जाता है कि यूनियन कौंसल में 3-4 देहातों को, 5 देहातों को शामिल किया जाता है, तो एक यूनियन बन जाती है। तो उन्होंने पहले क्या किया कि शादी का अंदराज यूनियन कौंसल में ज़रूरी करार दिया गया। उसके बाद किसी भी मर्द को दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की रजामंदी लेना ज़रूरी थी। यानी फैमिली के लिए एक कानून बनाया गया था। पहला पॉइंट ये था कि शादी का जो अंदराज होगा वो यूनियन कौंसल में ज़रूरी करार दिया जाएगा कि इस बंदे ने शादी की है, उसका निकाह जो है ना, उसका निकाह तहरीरी शक्ल में बनाया जाता। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है कि किसी भी मर्द को दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की रजामंदी लेना ज़रूरी थी। यानी अगर कोई मर्द दूसरी शादी करता है तो इससे पहले उसको अपनी बीवी को एतमाद में लेना पड़ेगा, बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी होगी। अगर उसको पहली बीवी इजाज़त देती है तो वो शादी कर सकता है, अदरवाइज़ वो कानून के ख़िलाफ़ जा रहा है। उसके बाद कहते हैं कि तलाक़ के लिए कानून में इकट्ठी 3 बार तलाक़ के रिवायती तरीके को मतरूक करार दिया गया और इसको कानूनी शक्ल दी गई। यानी मतलब ये है कि पहले तो ये कानून था कि 3 बार बंदा जो है ना बस तलाक़ देता था मुँह ज़बानी, लेकिन इन्होंने इसमें थोड़ी सी रद्द-बदल करके इसको रिवायती तरीके के साथ इसको यानी मतलब है कि एक कानून की शक्ल दे दी गई। आजकल आप देखते हो कि अदालतों के ज़रिए शादियां भी होती हैं और तलाक़ें भी होती हैं। उसके बाद यूनियन कौंसल की सतह पर मसाहलती कौंसलें कायम की गई, जिनका काम ये कि मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी की सूरत में सुलह और सफाई कराएं। यानी मियाँ और बीवी के दरमियान कोई झगड़ा हो जाता था, कोई ऐसी बात हो जाती थी कि जिससे वो एक दूसरे से नाराज़ हो जाते थे, तो इनका काम क्या था कि मियाँ और बीवी के दरमियान जो खलशें होती थी, जो बातें होती थी, जो झगड़े का सबब बनी होती थी, तो उनको दूर करने की कोशिश करते ताकि मामला तलाक़ तक ना पहुँचे। उसके बाद कहते हैं कि मर्द को दूसरी शादी की इजाज़त उस सूरत में दे कि पहली बीवी की मर्ज़ी शामिल हो और उसकी किफ़ालत कर सकता हो। यानी पहली शर्त तो ये थी कि अगर वो दूसरी शादी करेगा तो उसके लिए उसको पहली बीवी से इजाज़त मांगना पड़ेगी, और उसके बाद अगर वो इजाज़त दे देती है तो उसका जो परवरिश का ज़िम्मा है, उसका पालना है, उसकी किफ़ालत है, वो करेगा, उसके ज़िम्मे होगी। उसके बाद कहते हैं कि बीवी बच्चों की किफ़ालत की ज़िम्मेदारियों को मुतय्यन करना। यानी कि बीवी और बच्चों की क्या ज़िम्मेदारियाँ थी। इस आर्डिनेंस के ज़रिए ख़वातीन को ज़्यादा कानून तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया। यानी ज़्यादा उसको ख़वातीन को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। यूनियन कौंसल में शादी के अंदराज के लिए इमाम और ख़तीब रजिस्ट्रार मुकर्रर किए गए। जो इमाम होते हैं, जो ख़तीब होते हैं, ख़िताब करते हैं, जो इन चीज़ों को जानते हैं, उनको रजिस्ट्रार मुकर्रर किया गया, वो उनकी रजिस्ट्री करते थे। और उसके बाद कहते हैं कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर पहली दफ़ा अमल कराने की कोशिश की गई ताकि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल किया जा सके। यानी आबादी जो थी वो उसमें बेतहाशा तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा था, तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया, एक प्लानिंग बनाई
जिस के तहत ये कोशिश की गई कि बढ़ती हुई आबादी और तेज़ रफ्तार के साथ बढ़ती हुई आबादी को कैसे कंट्रोल किया जा सके। तो इसके लिए उन्होंने एक कानून बनाया, और इस आर्डिनेंस को जहाँ पजीराई हासिल हुई यानी बड़ी मकबूलियत मिली, वहाँ कुछ लोगों ने उसे तनकीद का निशाना भी बनाया, कुछ लोगों ने उस पर नुक्ताचीनी यानी इतराज़ात भी किए। ठीक है, अब हम जो है ना 1962 का आइन की तरफ आते हैं। इससे पहले मैंने वो एक पॉइंट रह गया था मुआशरती इस्लाहात में, उसमें मुआशरती इस्लाहात था ना। इससे पहले जो मैं अभी पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ, मुआशरती इस्लाहात में एक पॉइंट था। क्या पॉइंट था यहाँ पे? मुस्लिम फैमिली, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। ठीक है ना, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। इससे पहले हमने उसको पढ़ा, एक पॉइंट हमारा रह गया था। अब हम 1962 के आइन और उसकी आइनी इस्लाहात जहाँ तक मुमकिन होगा हम उस पर डिस्कस करेंगे। ये कहते हैं कि सदर अयूब ख़ान ने जस्टिस शहाबुद्दीन की सरबराही में एक आइनी कमीशन तश्कील दिया। इस कमीशन ने मुल्क के माजी और हाल को मद्देनज़र रख कर 1961 में हुकूमत को मुख्तलिफ आइनी तजवीज़ पेश की, लेकिन मज़े की बात यह थी कि इस कमीशन की बेशतर तजवीज़ ख़ुद सदर अयूब ख़ान के लिए काबिल कबूल नहीं थी। चुनाचे उसने एक और आइनी कमेटी तश्कील दी, जिसके मुरतब करदा आइन को अयूब ख़ान ने एक हुक्म के ज़रिए 1 मार्च 1962 को नाफिज कर दिया, और इस तरह तकरीबन पौने 4 साल के अबूरी दौर के बाद मुल्क में दूसरे आइन का निफाज अमल में आया। ठीक है, अब 1962 के आइन की इस्लामी दफ़ात व खसूसियात पढ़ते हैं। ठीक है ना, 1962 के आइन की इस्लामी आइन की इस्लामी दफ़ात और खसूसियात। 1962 के आइन की क्या दफ़ात थी और क्या खसूसियात थी, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। आइन में सदर के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दे दिया गया, जो कि पहले भी था। आइन में कहा गया कि पाकिस्तान के मुसलमानों को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक बसर करेंगे। आइन में कहा गया था कि कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो कुरान और सुन्नत की मुनाफी हो, और मौजूदा कवानीन को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाला जाएगा। अगला पॉइंट कहते हैं कि आइन में कहा गया था कि कुरान और सुन्नत की लाजमी तालीम के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान एक फलाई रियासत होगी जिसमें मज़दूरों के बेहतर औकात, कार, तालीम, तिबी सहूलियात, रोटी कपड़ा और मकान की सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। आइन में इस अज़म का, इस इरादे का इजहार किया गया था कि सूद, जना, जुआ और शराब से पाक मुआशरा कायम किया जाएगा। आइन में ज़कात, औकाफ और मसाजिद के बेहतर बंदोबस्त इंतज़ाम का वादा किया गया था। आइन में हुकूमत को इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने को कहा गया था, यानी आपने दूसरे ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने हैं। आइन में पहले बुनियादी हकूक़ का ज़िक्र नहीं था, लेकिन बाद में एक तरमीम यानी उसमें रद्द-बदल, चेंजिंग के ज़रिए इसको शामिल किया गया। इस आइन की रूह से मुल्क में सदारती निज़ाम राइज किया गया। सदर का इंतखाब 5 साल के लिए होगा।
یعنی صدر کی جو مدت ہوگی وہ 5 سال کی ہوگی۔ آئین نے پاکستان کو ایک وفاق قرار دیا جو 2 صوبوں یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان پر مشتمل تھا۔ اس آئین میں اردو اور بنگالی کو قومی زبانیں قرار دیا گیا، جبکہ انگریزی دفتری زبان کی حیثیت سے رائج رہی۔ 1962 کے آئین میں عدالتیں کی آزادی اور خود مختاری کی ضمانت دی گئی اور ملک کا ایک ایوانی قانون ساز ادارہ یعنی قومی اسمبلی قائم ہوا۔ اس کے ممبران کی کل تعداد 156 تھی، جو مشرقی اور مغربی پاکستان میں برابر تقسیم تھی۔ اس میں 6 نشستیں اردو کے لیے مختص تھیں۔ صدر اور قومی و صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کا انتخاب بی ڈی ممبران پر مشتمل انتخابی ادارہ کرے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم 1965 کے انتخابات پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔